हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है ना, और उसमें पढ़ा कि द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए कि चार्ज आखिर फ्लो क्यों करता है ना, ये समझना है हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या उसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली कुछ होता नहीं है, हम लोग मेन फोकस किस पे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे, है ना। तो देखिए कि चार्ज फ्लो करने का कारण ये है कि जैसे कि एक एनालॉजी हम लोग समझेंगे कि अगर हम लोग को पानी को फ्लो कराना है, वाटर करंट के बारे में सोचे हम लोग पहले। अगर हम लोग वाटर को फ्लो कराना है तो अगर हम लोग पाइप को हॉरिजेंटली ऐसे रख देंगे सेम हाइट पे, तो इसमें वाटर का फ्लो कर पाना मुश्किल होगा, है ना। वाटर का फ्लो हम लोग यहाँ नहीं देख पाएंगे, है ना। यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मतलब वाटर का कोई करंट नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग पाइप के इस एंड को एक हाइट पे ऐसे रख दें, एक हाइट पे ऐसे रख दें, ठीक है, इधर ये जमीन पे है और इधर ये हाइट पे, तब यहाँ से हम लोग वाटर का फ्लो देख सकते हैं कि अगर इधर पानी हम लोग डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया है एनर्जी का एक डिफरेंस। ये ग्राउंड लेवल पे है, ये ग्राउंड से एक हाइट पे है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, mgh, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं। तो इधर का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इधर का कम है, उसकी वजह से, या दूसरा बात ये कहें कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी वाटर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वाटर का करंट देख पा रहे हैं ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस या एनर्जी डिफरेंस। जस्ट लाइक दैट कि किसी कंडक्टर में अगर हम लोगों को फ्लो करवाना है चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट हमको अगर चाहिए किसी कंडक्टर में, तो इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस आना चाहिए। उसी की तरह यहाँ पे हम लोगों को क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वजह से करंट का फ्लो हमको मिलेगा। और इधर अगर हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल है, तो आपका करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। और इसी वक्त अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से उल्टा होगा, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, जबकि करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हम लोग एनालॉजी की मदद से इसको समझने का प्रयास किया है यहाँ पे कि जिस तरह से वाटर फ्लो के लिए एनर्जी डिफरेंस चाहिए, उसी तरह से चार्ज को फ्लो करने के लिए भी एक एनर्जी डिफरेंस चाहिए, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग आ जाएंगे मेन टॉपिक पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of any point in a conductor, या इतना ही रहने देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा। तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है जहां हम लोग चार्ज Q कंसीडर कर रहे हैं, प्लस Q, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो है इस चार्ज को हम लोग बहुत दूर से, मतलब इन्फिनिटी से यहाँ ला करके रखते हैं, है ना। ये चार्ज कहाँ पे पहले था, इन्फिनिटी पे, मतलब इस पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर, ठीक है। इस पॉइंट के साइज के हिसाब से डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो हम लोगों ने क्या कहा कि चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पर। तो चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म को ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हम नहीं कर रहे हैं,
और इसी को हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं कि अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया जाए और उसको लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो देखिए दोनों क्या है, यहाँ पे भी दो पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। देखिए तब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड ज्यादा बोलना उचित होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं लेकिन वो भी है पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी दो पॉइंट है, ये वाला आपका दूसरा पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहां से हम लोग लेकर के आ रहे हैं और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो है जीरो कंसीडर किया जाता है। पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं किसे, भी से, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ इन्फिनिटी पर कितना माना जाता है, जीरो, और यहाँ पे मान ले रहे भी, तो ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना। इन्फिनिटी पे चूंकि जीरो होता है इसीलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कह देते हैं। ये वाला आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, और यहाँ पे आए चार्ज को लेकर आए, जो वर्क करना पड़ा उसको हम लोग कहते हैं कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन वास्तविकता में क्या है, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन लिखने वाले हैं कि इफ वी कैरी a unit positive charge from infinity to a given point, the work done to bring that charge to bring that unit charge, if we carry a unit positive charge from infinity to a given point, the work done to bring that unit charge भी लिख सकते हैं, या that charge is known as electric potential. एंड अभी हम लोग इसको लगातार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, बाद में सिर्फ पोटेंशियल भी बोलेंगे तो बस वही समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, एंड उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब पोटेंशियल को डिनोट किससे किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is denoted by कैपिटल V, is denoted by कैपिटल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट को किसे डिनोट करते हैं। ध्यान रखना कि पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द पॉइंट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, V से। ठीक, अब हम लोग इसको फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मुलेशन, या इसको आप मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कह सकते हैं। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बोला, जो डेफिनेशन हम लोगों ने बनाया उसका। ठीक है, तो अब देखिए कि ऐसे इस पॉइंट पे हम लोग कितना चार्ज ला के रख रहे थे, प्लस क्यू। अब हम लोग को करना क्या है, इसी को हम लोग को यूनिट चार्ज में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ला के कितना रखें, प्लस क्यू, फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि ये जो पॉइंट है इसके शेप के तुलना में ये बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस, तो लेट टू ब्रिंग
यहाँ पे सिंबल को स्मॉल क्यू कर लेते हैं क्योंकि बुक में आपको स्मॉल क्यू मिलेगा, अरे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, या कैपिटल क्यू रखिए या स्मॉल क्यू, से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्मॉल क्यू कर लेते हैं, ठीक है। लेट टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज, मैंने इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P। लेट टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम क्यू कूलम चार्ज फ्रॉम infinity to a point P, the work done is W जूल, है ना, W जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या है, जूल। हम लोगों ने क्या माना कि हम लोगों ने ऐसा माना कि प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, W। हेंस टू ब्रिंग प्लस 1 कूलम प्लस 1 कूलम चार्ज, the work done will be W by Q. The work done will be W by Q. यूनिटरी मेथड कि प्लस क्यू कूलम चार्ज को वहां से लाने में कितना वर्क करना पड़ा, W, तो हम लोग को प्लस 1 कूलम को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W by Q। इट इज यूनिटरी मेथड। अब हम लोग आ जाते हैं कि क्या हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनीशन, क्या हम लोग V इक्वल्स टू लिख सकते हैं W बाई क्यू, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P क्या लिखाएगा, W बाई क्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एंड वर्क डन बाई चार्ज। अब देखिए कि पोटेंशियल का यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। यूनिट ऑफ पोटेंशियल विल बी जूल बाय कूलम, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं J बाई C, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जूल पर कूलम, ठीक है। अब देखो कि इसका SI यूनिट क्या बनाया गया, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या है, वोल्ट। साइंटिस्ट के सम्मान में, है ना, एक वोल्ट नाम के कोई साइंटिस्ट हैं, उनके सम्मान में क्या बनाया गया, वोल्ट। और इसका सिंबल क्या होता है, V। मतलब इसी जूल पर कूलम को, जूल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू द वोल्ट, है ना। संयोग से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सिंबल V है और पोटेंशियल के यूनिट का भी सिंबल V है। छोटा वाला V इसको मान लेते हैं, इसको कैपिटल V, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां तक क्लियर है ना, यहां तक सबका क्लियर है। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग को याद रखना है कि V इक्वल्स टू W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब देखो कि अब यहां से हम लोग 1 वोल्ट का डिफिनीशन बना सकते हैं, है ना, कि 1 वोल्ट किसको कहेंगे, डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट। तो इधर देखो कि वर्क को हम लोग कर दें 1 जूल, और इसको भी कर दें, नीचे चार्ज को भी क्या कर दें, प्लस 1 कूलम। तभी इसको हम लोग कह पाएंगे क्या कि 1 वोल्ट है ये, है ना, 1 बाई 1, तब जाके 1 बना इधर, है ना। फॉर्मूले से आइए, है ना, फॉर्मूला क्या कहता है, V इक्वल्स टू पोटेंशियल इक्वल्स टू W बाई
क्यू, तो वर्क को भी हमने कर दिया 1 जूल, है ना, रिवर्स करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, और इसको भी कर दिया 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, है ना, पोटेंशियल भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। पोटेंशियल कहते समय आपको ये सोचना है कि ये इन्फिनिटी पे है। एक पॉइंट कहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, इन्फिनिटी पे, है ना, चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं तब पोटेंशियल कह रहे हैं। और अगर 2 पॉइंट लेंगे तो वहां पे हम लोग इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे, 2 नजदीक वाला पॉइंट लेंगे तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे कैसे सोचेंगे कि अगर एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, और यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट ए पे और इस पॉइंट बी पे हम लोग एक चार्ज यहाँ पे पहले कंसीडर करते हैं, है ना, 1 कूलम चार्ज। कितना है, 1 कूलम। और इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर वर्क आपको कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल। कितना वर्क करना पड़ रहा है, 1 जूल। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल इसका मान लेते हैं VA और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं VB। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, है ना, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम लोग डिफिनीशन लिख लेंगे 1 वोल्ट का, कि हाउ वी विल डिफाइन 1 वोल्ट। इट इज, ऐसे नहीं लिखे हैं, 1 वोल्ट का डिफिनीशन इस तरह से लिखेंगे, टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज from 1 point to another if the amount of work done is 1 joule, then the potential difference of that point, then potential difference of those points and a potential difference of those points will be 1 joule, 1 volt, and then the potential difference of those points will be 1 volt. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफिनीशन लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि 2 पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो चार्ज फ्लो किधर से किधर करेगा, हाइयर पोटेंशियल, सॉरी, आपका इलेक्ट्रिसिटी किधर से फ्लो करेगा, या इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो हम लोग नोट यहां पे लिखेंगे, इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points of a conductor, then the electric current will flow from
higher potential to the lower potential. And if there is a potential difference between 2 points of a conductor, then the electric current will flow from higher potential to lower potential. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक वायर बना लेंगे हम लोग ऐसे, और इसको एक पोटेंशियल सोर्स से जोड़ेंगे, और हम लोग यहाँ पे सेल को इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और इधर जो वायर होता है ये भी, सॉरी, ये कंडक्टर है, इसको कंडक्टर कहिए, और इसको हम लोग कहेंगे कंडक्टिंग वायर। और ये एक सिंपल सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे हम लोग एक सेल लगाए हैं। सेल इज ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल, सेल इज ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल या सोर्स ऑफ एनर्जी। इट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे, ये सेल है, सेल को हम का पोटेंशियल है उसको कितना लिख रहे हैं, V, और यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट किए हैं। तो देखिए कि ये वाला जो एंड है ये हायर पोटेंशियल को दिखाता है, ये लोअर पोटेंशियल को, तो इससे ये कनेक्टेड है, इसका मतलब ये वाला हायर पोटेंशियल हो गया, ये वाला लोअर पोटेंशियल। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और एक चीज और यहाँ पे हम लोगों को जानना है, जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं, एक बार रिकैप कर ले कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा। बार बार हम कह रहे हैं इसके अपोजिट, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऐसा एजम्पशन है जिसको हम लोगों को मानते रहना है। ठीक है, तो अब हम लोग जान चुके हैं कि ये सेल क्या है। सेल इज ए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से लिख लें कि इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन अगर आ गया तो हम लोग कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, it is combination of different electric components it is combination of different electric components which are connected by an conducting wire। ठीक है, अब देखिए कि हम एक सर्किट बनाते हैं, उसमें अलग अलग कंपोनेंट को हम लोग एक 2-4 कंपोनेंट को दिखाएंगे इस तरह से कि ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें एक कंपोनेंट हम ऐसा दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है बल्ब। ये किसका सिंबल है, बल्ब का। ठीक है, ये ऐसा दिखा दिया, बाद में इसको हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे, अभी कह देंगे एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। बल्ब को भी आप ऐसा दिखा सकते हैं, एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, ये वाला आपका क्या होगा, स्विच। दिस इज स्विच, ये ओपन हो रहेगा, और अगर यहाँ पे डॉट बना दे तो क्लोज, है ना, स्विच। ये वाला आपका हो गया सेल। अकेले अगर ऐसा बनाए तो सेल, और भी कॉम्बिनेशन इसका बढ़ा दे हम लोग, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा दे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी। अकेला ये है तो सेल है
है ना, सब एक साथ क्या कहलाता है, बैटरी। दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये होगा आपका कंडक्टिंग वायर। जब तक इसका रेसिस्टेंस नहीं बताया जाएगा, रेसिस्टेंस वर्ड अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, तब तक इसका रेसिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, 0। ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आ सकते हैं किस पे, ओम्स लॉ पे। किस पे आ सकते हैं, ओम्स लॉ पे। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, तो इसके लिए हम लोग एक और सिंबल यहाँ पे लिखेंगे कि अगर एक रेसिस्टर है, ये वाला सिंबल किसका होगा, रेसिस्टर। रेसिस्टर या रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको। तो ये वाला कैसा, इसका वैल्यू रहेगा कांस्टेंट। और अगर इसी को हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं एक एरो के साथ, तो ये रेसिस्टेंस क्या होगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस। या इसका एक दूसरा सिंबल ऐसा होगा, ऊपर से एक जॉकी टाइप का ऐसे लगा देंगे, ये भी सिंबल किसका होगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस। इन दोनों सिंबल को हम लोगों ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हम लोग यहाँ पे सर्किट में यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बड़ा प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करेंगे ओम्स लॉ को। ठीक है, ओम्स लॉ को प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ओम्स लॉ आखिर है क्या। तो ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल, दो चीज हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच का रिलेशन को दिखाया गया है कि मान लो कि एक सर्किट है, यहां पे इस सर्किट में हम एक रेसिस्टर यूज कर रहे हैं। ये कैसा रेसिस्टर है, जिसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। और इस यहां पे ऑप्शन है कि पोटेंशियल सोर्स को आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल सोर्स को क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं ज्यादा सेल लगा करके। इस तरह से ऑप्शन यहाँ खुला हुआ है, और इधर एक स्विच लगा हुआ है, स्विच क्लोज है। क्लोज स्विच है मतलब स्विच ऑन है ना, स्विच इज क्लोज मतलब स्विच ऑन है ना। यहाँ पे ये वाला डॉटेड लाइन से दिखाया, ये आप इसको ऐसे क्लोज ही कर लीजिए ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। जब आपका सर्किट क्लोज होगा, क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, मतलब स्विच ऑन रहना चाहिए, ये तो सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, है ना, या इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है, और उसका रीडिंग ले लेते हैं हम लोग और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। ग्राफ पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको अगर प्लॉट करें हम लोग, ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि इधर आपका एक तरफ रखा पोटेंशियल और इधर क्या रखा, इलेक्ट्रिक करंट आई। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, मान लिया पोटेंशियल रखा 1 वोल्ट, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ करंट आया, मान लेते हैं कि 0.1 एम्पियर। ठीक है, इसको 2 वोल्ट कर दें तो करंट आपका आ गया 0.2 एम्पियर। इसको आप 3 वोल्ट कर दें, करंट आ गया 0.3 एम्पियर, मतलब करंट भी लगातार बढ़ते चला गया। तो यहाँ पे ग्राफ हम लोग इस तरह से प्लॉट करते हैं, है ना, पॉइंट वाइज। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो आया उसको ऐसे मिलाते हुए, तो जो ग्राफ मिलता है वो एक लाइन मिलता है हम लोग। ठीक है, इसे एग्जैक्टली इससे होते हुए जाएगा, इसे ग्राफ क्या मिलता है हम लोग को, एक लाइन मिलता है ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन अप टू ए सर्टेन लिमिट, है ना। लेकिन उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, हायर क्लासेस में पढ़ना है कि ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे जैसे पोटेंशियल को आप बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सर्किट का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे,
करंट उसमें लगातार बढ़ते रहेगा। कब? जब रेसिस्टेंस कांस्टेंट, जब सर्किट का रेसिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है, तो इस यहीं से आपका ओम्स लॉ को हम लोग लिखते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद ओम्स लॉ लिखा गया इस तरह से, जिसको हम लोग नोट करेंगे कि ओम्स लॉ है क्या, किस तरह से एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी लिखना जरूरी है, बाद में हम लोग इसको समझेंगे, अभी लिख लेते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर रेसिस्टेंस के लिए लिखा गया है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर will be directly proportional to the electric potential applied in that circuit। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट at constant temperature will be directly proportional to the electric potential applied in that circuit। कह कि अगर एक सर्किट हम लोग प्योर रेसिस्टिव सर्किट, जहां सिर्फ रेसिस्टेंस हो, और वो भी कैसा? कांस्टेंट रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें अगर हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं भी, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। यही कहता है आपका ओम्स लॉ। इससे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग लिखना चाहे मैथमेटिकली, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर V बढ़ता है तो I भी बढ़ेगा। इट मीन्स इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन का मतलब वो होता है। अब देखो कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम लोग हटा दें, टू रिमूव the sign of proportion, to remove the sign of proportion, what we will do? We will introduce a constant V equals to लिखेंगे R, एक कांस्टेंट है I इंटू आई। ये R किसके लिए आया? इस साइन को हटाने के लिए R। ठीक है, और ये R होता क्या है? तो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट है ना। अब देखिए कि यहाँ पे जो कंडक्टिंग वायर है, इसका रेसिस्टेंस हमेशा क्या मानना है आपको? 0, जब तक कहा नहीं जाए, है ना, आइडियल कंडीशन में। तो यहाँ पे जो रेसिस्टर है सर्किट का, वो कितना है? R। और वो ये सिंबल कौन सा दिखा रहा है? ये वाला जो जिगजैग सिंबल है, वो किसको दिखा रहा है? रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया है V इक्वल्स टू R, या आप इसको जैसे किताबों में लिखा रहता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू R। नाउ वी विल डिस्कस दिस न्यू टर्म R। तो R है यहां पे क्या? R
is the overall resistance of the electric circuit. इलेक्ट्रिकल सर्किट या सर्किट सीधा लिखिए, ज्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो ये सर्किट इलेक्ट्रिकल ही होगा। ठीक है, तो R इज द ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इसका मतलब है कि R के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो R इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे क्या, V बाई आई। R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बाई आई, है ना। थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं फॉर्मूला को और कुछ नहीं। तो R को यहाँ छोड़ दिया, I को नीचे ले आए तो क्या लिखा गया, R इक्वल्स टू V बाई आई। अब इस फॉर्मूला को देख के हम लोग R का, चूंकि R एक नया टर्म आ गया यहाँ पे इस चैप्टर में, तो हम लोग R का यूनिट भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ R या यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। यूनिट बोल रहे हैं, SI यूनिट नहीं बोल रहे हैं, यूनिट। तो यहां से देख के लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट बाई एम्पियर। शॉर्टकट में इसे लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, सब एक ही बात है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ आर, जो कि इस फॉर्मूले से बना। अब देखो कि चूंकि इसको वोल्टा नामक, सॉरी वोल्टा करें, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ओम, तो उनके सम्मान में, क्योंकि उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया हमसे, तो हम लोग आर, है ना, इस आर का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या लिखते हैं, ओम, OHM। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। और इसका ओम का सिंबल क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम इज लाइक दिस। ठीक है, ऐसा होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलो कि अब ये रेसिस्टेंस होता किसका है, रेसिस्टेंस किसका होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अपना खुद का एक रेसिस्टेंस होता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रोकता है, इसीलिए उसका खुद का क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच resistance of any conductor फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से वो फैक्टर है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखिए कि हम लोग जनरली जो घरों में यूज करते हैं कंडक्टिंग वायर, उसका शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप। उसका शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। तो ऐसा एक कंडक्टर बना लेते हैं, दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर। अब देखिए कि कंडक्टर का दो चीज हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, एल, एल इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल ऑफ दिस कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, what is A? A is the cross sectional area. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ऐसा दिखा लिया। अब देखो कि अब सोचो कि रेसिस्टेंस है क्या, रेसिस्टेंस इज एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट।
है ना, अपने लैंग्वेज में अगर बोले कि व्हाट इज रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है सबका अलग अलग, अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर है, अलग अलग साइज का कंडक्टर है, सबका अलग अलग रेसिस्टेंस होता है। मतलब वो वाला गुण उसका रेसिस्टेंस, जो कंडक्टर का वो गुण है जिसके कारण वो रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को या चार्ज के फ्लो को, फ्लो करने से रोकता है। ठीक है, तो अब देखिए कि आप सोचिए कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो, है ना, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब इसको पाइप की तरह सोचिए ऐसे, अगर इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब एक तो ऐसा पतला सा पाइप और मोटा पाइप, है ना, मोटा पाइप मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बड़ा है मतलब उसका डायमीटर बड़ा है, तो उस समय रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। ज्यादा पानी को फ्लो करने में आराम होगा, किसी से टकराएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस R is inversely proportional to the क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा तो रेसिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा तो रेसिस्टेंस ज्यादा। पतला पाइप से पानी को फ्लो करने में दिक्कत होगा, जबकि मोटे पाइप से पानी आसानी से फ्लो कर जाएगा। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है। अब चलो पाइप का लाइन लेंथ बढ़ा दो, लेंथ बढ़ा दो, है ना, तो फ्लो आसानी से तो नहीं कर सकता, मतलब उसका रेट ऑफ फ्लो घट जाएगा, है ना। लंबा पाइप में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं मिलता होगा पानी का, छोटे पाइप में ज्यादा प्रेशर मिलेगा, है ना। जो आपका घरों में मोटर चलता है उसके नजदीक छोटा सा, उसके नजदीक वाला नल में ज्यादा प्रेशर रहता है, दूर वाला नल में प्रेशर कम रहता है। मतलब पाइप का लेंथ बढ़ा दो तो क्या बढ़ जाता है? रेसिस्टेंस। बात समझना है, ठीक है। तो पाइप का अगर लेंथ हम लोगों ने बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। दो इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मिला सोचने से, ये इसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से इसे रिलेटेड है, ठीक है। अब एक बात और सोचना है कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ओम्स लॉ में हम लोगों ने एक टर्म यूज किया है, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर किसके लिए यूज किया था? इसी रेसिस्टेंस के लिए, क्योंकि रेसिस्टेंस को हम लोग को क्या रखना था? कांस्टेंट रखना था, ठीक है। अब देखिए कि यहां देखो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो समझ सकते हैं आप, तो ये वाला टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए, दो दो डिपेंडेंसी, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। एक इसका मटेरियल पे भी डिपेंडेंसी आएगा, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा डिपेंडेंसी किस पे है? टेम्परेचर। सोचना आप ही लोगों को है, थिंक अबाउट इट, कि इसमें जो कंडक्टर में दौड़ता कौन है? इलेक्ट्रॉन। दौड़ता कौन है जी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है टू कैरी द चार्ज, electrons are responsible for carrying charge and charge constitutes flowing charges constitutes current। वास्तविकता यही है, ठीक है। तो अब देखो कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करें, है ना, इंक्रीज करते हैं अगर टेम्परेचर, तो क्या होगा? जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा, या वो ज्यादा तेजी से दौड़ने लगेगा। जैसे पानी को अगर गर्म करें, दौड़ने लगता है, स्टार्ट रनिंग, उसको पानी के पार्टिकल्स को देखें, ऐसे ऐसे बॉइलिंग प्रोसेस आप लोग देखे होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, या कहिए कि उसका जो मोशन है वो तेज हो जाए। अब तेज मोशन में सब लोग ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, तो कोलिजन बढ़ जाएगा जी, टक्कर बढ़ेगा कि नहीं? है ना, टक्कर बढ़ेगा। तो टक्कर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कि टक्कर बढ़ने का मतलब ही तो हुआ कि आपका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। रेसिस्टेंस विल इंक्रीज। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। उसको यहाँ पढ़ना नहीं है, बस सीख लेना है ना, उससे फॉर्मुलेट नहीं करेंगे उसको हम लोग, क्योंकि वो हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है ना। टक्कर बढ़ जाता है, समझना है, बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है कि
सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ गया, उसका स्पीड बढ़ गया, तो करंट बढ़ना चाहिए, सॉरी रेसिस्टेंस घटना चाहिए। नो, यहाँ पे कोलिजन के बारे में सोचना कि अगर तेजी से चल रहा है, ज्यादा कोलाइड करेगा या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ गया तो कोलिजन बढ़ जाएगा, है ना। तो चलिए, तो हम लोग मेन फोकस करेंगे इस पे कि रेसिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया, लेंथ ऑफ रेसिस्ट आपका कंडक्टर। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख भी लेंगे कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of conductor while inversely proportional the cross while it is inversely proportional to the cross sectional area of conductor. Now combining these two equations by equation 1 and 2, what we can write, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं कि resistance R is directly proportional to length L and inversely proportional to the cross sectional area A. यहां से एक नया फॉर्मूला बन के आएगा, R इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहां पे एक नया सिंबल लेके आएंगे, नया कांस्टेंट जिसको कहेंगे रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए, एंड दिस रो रो इंटू एल बाई ए, ये बना रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। मतलब रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ या ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंडक्टर एज वेल एज द मटीरियल बाई विच दैट कंडक्टर इज मेड अप ऑफ। उस मटीरियल पे भी डिपेंड करता है जिससे वो कंडक्टर बना हुआ है। तो ये वाला जो है रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैथमेटिक्स के हिसाब से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और अगर हम लोग फिजिक्स के हिसाब से देखें तो रो इज a property of material by which a conductor, रेसिस्टर भी कह सकते हैं आप, a conductor is made up of, and it will have different values for different material. Rho will have, या different material have different values of rho, है ना। जैसे कि आप 2-3 मटेरियल ले लें, है ना, बुक में आपको मिल भी जाएगा डेटा कि मान लो कि ये वाला कंडक्टर जो है आयरन का बना हुआ है, ठीक है, इसका रो अलग होगा, आई लगाते हैं आयरन के लिए, है ना, आयरन का बना हुआ है ये, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन। और सेम कंडक्टर, है ना, सारा इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सेम है और ये बना हुआ कॉपर से, तो इसका अपना ही रो वैल्यू होगा, रो इसका अलग ही होगा, सी, रो सी, है ना। ये इट इज फॉर कॉपर, कॉपर का रो का वैल्यू अलग,
ठीक है, अब देखो कि रो को कहा और क्या कहा गया, रो इज ऑल्सो नोन एज resistivity of the material. मटेरियल का रेसिस्टिविटी कहलाता है. रो इज ऑल्सो नोन एज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. अब चलिए रो का आप यूनिट वगैरह भी लिख लें. देखिए कि रो को और हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से कि R इक्वल्स टू आया रो इंटू एल बाई ए. अब देखिए कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल. रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा R इंटू ए बाई एल. बस थोड़ा सा इधर आप जो है इस ए को इधर ले आएगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, एल इधर मल्टीप्लीकेशन में आके क्या हो जाएगा डिवीजन में. तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल. अब देखिए कि इसका यूनिट आप लिख सकते हैं यहां से. यूनिट क्या लिखेगा रेसिस्टेंस का, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ओम है ना. इस एरिया का हम लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर और लेंथ का हम लोग क्या जानते हैं मीटर. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया एक तो इसका क्या हो जाएगा रो मीटर. ठीक है, देख लीजिए है ना, ये वाला जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे एल आ गया. ठीक है, रो मीटर. ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का आपका यूनिट क्या हो गया रो मीटर. ठीक, रो कह रहे हैं आपका ओम मीटर, सॉरी है ना, रो गलती से हो गया, ओम मीटर है ना, ओम मीटर. तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना. इसको आप अच्छे से पढ़िए, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए है ना. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे. ठीक है, थैंक यू.